तो देखो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे खत्म किया था और मतलब बता रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे। देखो बच्चे क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कोई बच्चा बताएगा? लास्ट क्लास का कुछ आइडिया है किसी को? बोलो बोलो बच्चों बोलो। देखो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी है या a माइनस बी इज इक्वल टू सी है, तो जो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, इक्वेट हो रही हैं, ऐड हो रही है इधर, सब्सट्रैक्ट हो रही हैं एंड इक्वेट हो रही हैं, उनकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कोई बच्चा बताएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा रूल क्यों नहीं लागू होता? क्या मल्टीप्लाई डिवाइड में भी ऐसा रूल लागू होता है? क्या दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो रही है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए? जरूरी है सेम हो ये डिवाइड हो रही हो? हेलो हेलो आस्था बताओ बच्ची, आज ऐसा जरूरी नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन और जब इक्वेट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ है तो यहाँ ए और बी और सी तीनों की यूनिट सेम होगी, यहाँ ए बी और सी की सेम होगी। तो जब कोई क्वांटिटीज ऐड सब्सट्रैक्ट या इक्वेट हो रही हो तो उनकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। इसका हमें क्या यूज़ है? इसका हमें यूज़ ऐसे है बच्चे, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी है, ये कोई फॉर्मूला से लिखा हुआ है जिसमें से हमें दिया है x डिस्टेंस है, x क्या है? डिस्टेंस है, t टाइम है, और a और b कोई भी क्वांटिटीज़ हैं बट हमें नहीं पता कि और a और b है क्या, हमको नहीं पता है। बस ये पता है कि a और b कुछ क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे a एंड b की डायमेंशन या यूनिट पूछूं तो कैसे निकालेंगे बच्चों? कोई बच्चा बताएगा आप इसे कैसे निकालोगे a और b की डायमेंशन? बताओ बोलो भाई बोलो। लगाओगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? किसकी बच्ची बताओ, किसकी? ए की या बी की? चलो बच्चे देखते हैं। देखो बच्चे देखते हैं एक्चुअली क्या है कि भाई ये और ये इन तीनों की यूनिट सेम होगी और डायमेंशन सेम होगी। ये एक्सप्लेन करेगा रविंदीप सिंह, हमारी क्लास का सबसे होनहार बच्चा। बताओ बच्चे। हाँ हाँ तो नालायक हो बच्चे, नालायक बोलते हैं। बताओ और कोई बच्चा बताएगा? एक मिनट रुको, हम नाम लेते हैं। ये बताएगा हरमीत सिंह बताएगा, ये हमारा होनहार छात्र है। बोलो भाई बोलो। एक्स ए और बी इसकी यूनिट सेम क्यों होगी? बोलो। इसकी और इसकी यूनिट सेम क्यों होगी? बोलो बच्चे बोलो। आवाज नहीं आ रही है। ऐसे ही होता है बच्चे जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। हाँ अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अदिति बताओ बच्चे। अदिति बताओ अच्छी। इसकी और इसकी यूनिट सेम क्यों होगी? इसकी तीनों की यूनिट सेम क्यों होगी? बोलो बच्चों बोलो। देखो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये क्वांटिटी इसके साथ ऐड हो रही है, ये ए बी टी के साथ ऐड हो रही है, तो दो चीज़ें तभी ऐड हो सकती हैं जब उनकी यूनिट क्या हो? सेम हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? दो चीज़ें तभी ऐड हो सकती हैं जब उनकी यूनिट क्या हो? सेम हो। तो यहाँ जो यूनिट x की होगी या जो डायमेंशन x की होगी वही डायमेंशन a की होगी और वही डायमेंशन बी टी की होगी। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बता रहा है कि सबकी यूनिट्स या डायमेंशन क्या है? सेम है। कारण क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम होती है, ये और ये इनकी डायमेंशन सेम होगी, और जो इक्वेट होती है उसकी डायमेंशन भी सेम होती है, मतलब इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी या यूनिट क्या होगी? सेम होगी। तो अगर हम देखें इसकी यूनिट सेम होगी
ये डायमेंशन सेम होगी। तो x डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट डायमेंशन क्या होती है? डिस्टेंस में मास होता है नहीं, लेंथ होता है हाँ, टाइम होता है 0। तो ये दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो एक ही डायमेंशन ये हो जाएगी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चे? इसको और क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जहाँ 0 होता है तो उसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ क्या लिख सकते हो? सिर्फ l लिख सकते हो। कोई डाउट बच्चों? बोलो, कोई डाउट? बोलो बोलो, ठीक है। और तो और जैसे मान लो हमारा ये तो हो ही गया, अब हम बात करते हैं हमें b की डायमेंशन निकालनी है। तो देखो बच्चों, इसकी क्योंकि इसकी तीनों की डायमेंशन पूरी सेम होगी, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं और ये इक्वेट हो रहा है। तो अगर हमें b की डायमेंशन निकालनी है तो इसको इसके साथ इक्वेट करा दो यूनिट वाइज। अब कई बच्चे कहते हैं इक्वेट क्यों करा रहे हो सर, ये तो ऐड हो रहा है। भाई हम यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चे, यूनिट। हमको पता है जैसे ये 2 kg और ये 3 kg है तो ये 5 kg होगा, तो यूनिट तीनों की क्या होगी? यूनिट क्या होगी बोलो बच्चों? तीनों की क्या होगी? सेम। तो हम वैल्यू नहीं इक्वेट करा रहे, क्या इक्वेट करा रहे हैं बोलो बच्चों? क्या इक्वेट करा रहे हैं? बोलो यार बोलो, यूनिट्स इक्वेट करा रहे हैं। तो इसकी यूनिट को इक्वेट करा दो, यूनिट्स क्योंकि सेम होंगी। तो अगर हमें b निकालना है तो इसको नीचे ले जाओ, b क्या हो जाएगा? x/t। तो x क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? मास नहीं होता, लेंथ की पावर 1 होती है। और ये टाइम है, टाइम में क्या होगा? मास तो नहीं होगा। मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है, ठीक है अच्छा एक बार बता दोबारा से। आ रही है? अब आ रही है? एक मिनट रुक जा। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है यहाँ t की डायमेंशन क्या होगी? t में तो मास होता नहीं, लेंथ भी नहीं होता, t में सिर्फ टाइम होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? t ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? L1 t-1। कोई डाउट? b की डायमेंशन समझ में आया बच्चों? कैसे आई? बोलो बच्चों बोलो, डायमेंशन समझ में आया? चलो बच्चों हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे क्या क्या समझे। तो ये तो क्वेश्चन सही समझ में आएगा कि कितने बच्चों को क्या क्या समझ में आया। तो v इज इक्वल टू a/b+t + ct²। ये है, थोड़ा सा लंबा सा है। आपको a, b एंड c की डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन ये यूनिट डायमेंशन निकालनी विथ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे आती है डायमेंशन। तो करो भाई करो, करते हैं, करें भाई, चलो बच्चे। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होगा कि इसकी, इस पूरे की और इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये पूरा इस पूरे से ऐड हो रहा है और ये इससे इक्वेट हो रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। कोई बच्चा बताएगा b और t की डायमेंशन सेम क्यों होगी? b और t की डायमेंशन सेम क्यों होगी? क्योंकि b और t आपस में एक दूसरे से ऐड हो रहा है। तो जो टाइम ऐड हो रहा है वो चीजें ही ऐड हो सकती हैं जिनकी यूनिट सेम हो। जैसे अगर ये kg है तो ये kg हो, या जो भी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये टाइम की डायमेंशन क्या होती है? मास तो होता नहीं है, लेंथ तो होता नहीं है, टाइम होता है बस t। तो इसको t लिख सकते हैं, t1 लिख सकते हैं आगे, b की तो आई गई। अब जैसे है मान लो c की निकालनी है, देखो इसकी सेम होगी, मतलब v की जो होगी वही a/b+t की होगी, वही ct² की होगी, इसकी सेम होगी। तो देखो बच्चों अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। कोई डाउट? इन दोनों को कराएं इक्वेट? तो इन दोनों को इक्वेट कराते हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? किसी को याद है? वेलोसिटी होता है मीटर/सेकंड। तो मास तो होता नहीं है, लेंथ होता है 1, टाइम होता है t-1, मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट ये होती है ना, ठीक है। और c हो गया। और t के स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? मास तो होता नहीं है, लेंथ नहीं होता, t का 2 हो जाएगा ये। तो इसको हटा भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं t2। अब कैसे निकालोगे बच्चों? क्या करें बताओ आगे? कोई बच्चा बताए c की डायमेंशन कैसे निकालें? बोलो भाई बताओ, क्या करूं आगे?
हेलो, शाबाश बच्ची, टी स्क्वायर को नीचे ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा m0 L1 t माइनस 1, m0 है तो m को भी हटा ही दो यार, m तो 0 है ना, और t2 क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, क्या करूँ सिंप्लीफाई करके, कैसे लिखूँ इसको, L1 ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, -1 -2 क्या हो जाएगी -3, ये आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो, एनी डाउट, बोलो। अब बात आती है, हमने 2 की डायमेंशन निकाल ली, हमने b की निकाल ली, हमने c की निकाल ली, अब हम आते हैं a की डायमेंशन पे। a की डायमेंशन पे हम a की डायमेंशन की बात करते हैं, तो ये हो गया v जो कि a। अब देखो बच्चे b प्लस टी को हम सिर्फ t लिख सकते हैं डायमेंशन वाइज। अब कोई बच्चा बताएगा मैंने इसे ऐसे क्यों लिख दिया, डायमेंशन वाइज b प्लस टी को t लिख दिया। हेलो हेलो, देखो बच्चों एक्चुअली क्या है, जब मैंने इन दोनों को इक्वेट कराया तो कई बच्चे ने कहते हैं कि सर बी प्लस टी को सिर्फ टी क्यों लिख दिया। देखो जो हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम यूनिट की बात कर रहे हैं। टी की यूनिट टाइम है, सेकंड है, इसकी यूनिट भी सेकंड है। सेकंड प्लस सेकंड क्या होता है, तो जैसे सेकंड 2 यूनिट है, सेकंड सेकंड ऐड हो तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है। फाइनली यूनिट क्या मिलेगी, यूनिट क्या मिलेगी, फाइनली यूनिट मिलेगी 5 सेकंड। मान लो हमको ए की डायमेंशन निकालनी है, तो हम इसको ऊपर भगा देंगे, तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, v की डायमेंशन और t की डायमेंशन। भाई v होता है मीटर पर सेकंड क्या, L1 t माइनस 1, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम ये हो गया t। क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताना। अब क्या लिखूं आगे, क्या लिखूं, क्या करूं आगे बताओ। और L1 और t बताओ जी, क्यों, क्योंकि -1 + 1 की मल्टीप्लाई एक तरीके से हो रहा है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली a की डायमेंशन भी आ गई। कोई डाउट बच्चों, बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, चलो एक मिनट रुको, के बेसिस पे थोड़े हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। हार्ड क्वेश्चन वो देखेंगे, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ हार्ड क्वेश्चन वो देखेंगे अभी, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डील करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको पढ़ ही रखा है 10th क्लास में, साइन कॉस टेन। लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब मैथ्स वाले सर से पूछ लेना क्या होता है, ठीक है बच्चों। हेलो, चलो तो एक क्वेश्चन हम देते हैं बच्चों आपको, x = a sin bt, ये एक इक्वेशन है मैथमेटिकल। x जो है वो डिस्टेंस है, t जो है वो टाइम है। a और b की डायमेंशन निकालो। शायद आप लोग इजीली नहीं कर पाओ, बट मैं हेल्प करूंगा बच्चों। 5 मिनट का समय देते हैं आप लोगों को। तो देखो बच्चों, हमने ये आपको क्वेश्चन दिया, आप कई बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा सर ने एकदम से क्या दे दिया है, और ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है भाई, अब एकदम से समझ में नहीं आएगा, बट कुछ चीज़ें हम आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। देखो बच्चों, ये साइन है, बेसिकली जैसे साइन थीटा लिखते हैं, एक तरीके से साइन थीटा ही है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा जैसे साइन थीटा हुआ, जैसे साइन 30 डिग्री हुआ, कितनी वैल्यू होती है साइन 30 की, बताना बच्चों, याद है आप लोगों को, क्या होती है साइन 30 की वैल्यू, बताओ, बोलो भाई बोलो। क्या इसकी कोई यूनिट होती है साथ में, मीटर, लीटर, सेकंड, किलोमीटर, नहीं होती, नहीं होती, यूनिटलेस है ना, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक पूरी क्वांटिटी साइन थीटा,
डायमेंशन लेस होता है, मतलब यूनिट लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं है। कोई डाउट बच्चों? मतलब सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू ऐड करता है। अब इसका क्या मतलब है बताते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताते हैं, बिल्कुल बच्चे बताते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? अभी बताते हैं। तो कोई डाउट इसमें? बोलो बच्चों बोलो, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे ये है हमारा, तो ये x LHS पे और ये पूरा RHS पे, पूरी वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे से इक्वेट हो रहा है। तो जो चीज़ें इक्वेट हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम होती है, उनकी यूनिट सेम होती है। जैसे जो x होगा उसकी यूनिट और सामने वाले की कंप्लीट की यूनिट, मतलब a की यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए ना। दिस इज इक्वल टू दिस। जो चीज़ें इक्वल हो रही हैं, इक्वेट की जा रही है, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चों? यूनिट सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोलो बच्चों। अब भाई इसकी यूनिट या इसकी डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये तो हो जाएगा m0 L0 T0, क्योंकि साइन जो थीटा होता है वो तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती। और x जो है भाई वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मास तो होता नहीं, लेंथ होता है L1। क्या आएगी? एक की डायमेंशन क्या आएगी? कोई बच्चा बताएगा? क्या लिखूं एक की डायमेंशन? बोलो भाई। ये तो कुछ है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। तो एक जो होगा L1 के बराबर होगा। अब कई बार बच्चे कहेंगे सर ये तो ठीक है सर, इसका क्या करें? बीटी का अंदर ये क्या है? बताते हैं बच्चों। ये जो साइन थीटा है इसके बारे में तो हमने देख लिया, डायमेंशन लेस होता है। अब ये जो सिर्फ थीटा है, जैसे थीटा जैसे कि 30 डिग्री, डिग्री में मास लेंथ या टाइम आता है? डिग्री में मास लेंथ या टाइम या टेम्परेचर कुछ होता है डिग्री के अंदर? नहीं होता। इसके हिसाब से तो ये भी, इसके हिसाब से तो ये भी क्या होना चाहिए? ना इसमें मास आ रहा है, ना लेंथ आ रहा है, ना टाइम आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये भी डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो अंदर थीटा होता है कंप्लीटली वो भी डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये इसमें थीटा कहाँ है? देखो जो साइन के अंदर जो एंगल होता है वो पूरा थीटा होता है, जैसे इसके अंदर थीटा कहाँ है? कोई बच्चा होता है इसमें थीटा क्या है? इसमें थीटा क्या है बताना? इसमें थीटा क्या है? इसमें ये थीटा है, ये थीटा है, बीटी इज थीटा, बीटी इज एंगल। और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? एंगल क्या होता है? एंगल जो होता है ना उसमें मास होता है, ना लेंथ होता है, ना टाइम होता है, तो ये एंगल क्या होता है? ये क्या होता है? डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होता है। डिग्री जो होता है बच्चों, डिग्री एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डिग्री एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। डिग्री में मतलब यूनिट नहीं होती और कोई। अब आप कहोगे सर यूनिट है फिर भी यूनिट लेस है। देखो बच्चों आमतौर पे हम यूनिट की क्या बात करते हैं? यूनिट जो आए, मास आए, लेंथ आए, टाइम आए, टेम्परेचर आए, करंट आए, ये सब यूनिट आ रही है, डिग्री में नहीं आती ये सब यूनिट। तो इसलिए एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है, साइड में लिख लेना बच्चों, नोट्स में अपने नोट जो भी लिख रहे हो उसमें एक जगह जरूर लिख लेना। और मैं न्यूमेरिकल जो भी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल के नोट्स आपको लिखने हैं। सिर्फ हमारे नोट्स में थ्योरी के नोट्स है, जब आप देखोगे तो सिर्फ मोस्टली आपको थ्योरी ही मिलेगी। तो न्यूमेरिकल के नोट्स आपको मेंटेन करने हैं। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, मैं रिपीटेशन में बोलूँगा, न्यूमेरिकल के नोट्स मेंटेन करो, थ्योरी के ना भी करो तो चल जाएगा, मिल जाएगा आपको। बट लिख लो साइड में बच्चों, एंगल जो होता है, एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल की कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती, एंगल इज यूनिट लेस क्वांटिटी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बच्चों? डिग्री कोई यूनिट, प्रॉपर यूनिट नहीं होती है, डिग्री को कोई प्रॉपर यूनिट नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो बीटी कोई डायमेंशन नहीं है, ना उसमें मास आ रहा है, ना लेंथ आ रहा है, ना टाइम आ रहा है। आगे क्या करें बच्चों? हाउ टू सिंप्लीफाई। बोलो बच्चों, हाउ टू सिंप्लीफाई। बोलो बच्चों बोलो। देखो करें आगे। आ रहे बच्चों, दिख रहे? टाइम t1, ये 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? t-1, t-1। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो बच्चों? क्वेश्चन से हमने सीखा कि एंगल डायमेंशन लेस होता है, साथ साथ में कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक या जो भी थीटा,
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ वैल्यू देता है, जैसे साइन 30 कॉस 30, ये यूनिट लेस फंक्शन है। समझ में आया बच्चों? ठीक ऐसे ही सिर्फ ये नहीं बच्चों, सिर्फ ये नहीं, साइन फंक्शन नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, ठीक ऐसे ही लॉग फंक्शन भी यूनिट लेस फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यूनिट लेस होता है। अब बाकी शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। अब चक्कर क्या है कि देखो बच्चों, धीरे धीरे पढ़ लोगे आप, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट ऐसे मान लो कोई एक ऐसा लिखा हुआ है log c ऐसे, तो इसमें भी सेम चीज़ होती है कि ये कंप्लीट तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा, और साथ साथ में ये भी क्या होगा, अंदर जो लॉग के अंदर होगा ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। कोई डाउट बच्चों? बोलो हेलो। मान लो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर करके कुछ होता है bt। अब क्या होता है देखो, जब बाद में बैच में सीखोगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बस ये समझना, ये जो एक्सपोनेंशियल है ये पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा, और इसका जो पावर है ये भी डायमेंशनलेस होगी। ये पूरा, जैसे ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, इसके अंदर की चीज डायमेंशनलेस होगी जैसे था। तो बच्चों ये सेम सी चीजें ही हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। बाकी जब आप हमारे नोट्स देखोगे बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको लिंक दिया है अभी, तो नोट्स में आप देखोगे आखिरी में हमने डायमेंशन एनालिसिस दिया हुआ है, और इसकी हमने कुछ 3-4 एप्लीकेशन या ज़्यादा भी पैच मतलब और भी एप्लीकेशन होती है तो मेंशन की है। तो क्यों हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ते हैं और क्या काम का है, क्या काम का डायमेंशन एनालिसिस है, इसकी कुछ एप्लीकेशन है। तो हम लोग आप डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। आज हम एक ही एप्लीकेशन पढ़ पाएंगे, बाकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। मान लो कोई एक फॉर्मूला है, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। ये डायमेंशन एनालिसिस से हो सकता है। जैसे बच्चों मान लो मैं लिखूं, आमतौर पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा क्या होता है? बताओ, याद है या नहीं याद है आप लोगों को? क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना बच्चों काइनेटिक एनर्जी। मान लो किसी बच्चे ने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी। ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, हमको पता है, ऑल्दो हमें याद है, बट एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चों, हमको प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, गलत है। तो हम इसे यूनिट वाइज भी प्रूफ कर सकते हैं। यूनिट वाइज कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो बच्चों, कोई फॉर्मूला अगर करेक्ट होता है तो जो LHS की और RHS की यूनिट्स हैं वो यूनिट सेम होनी चाहिए। LHS और RHS की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, ये डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन या यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। क्योंकि कोई चीज़ आप इक्वेट तभी करा सकते हो जब उनकी यूनिट्स क्या हो। बोलो बच्चों, बोलो, अरे बोलो भाई, जब उनकी यूनिट क्या सेम हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि साबित करो ये जो है ये फॉर्मूला गलत है। इसमें आप LHS और RHS की यूनिट्स निकालो। देखो बच्चों, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर एनर्जी की कैसे निकालें, एनर्जी की यूनिट कैसे निकालें, मैं बताता हूँ। देखो जो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखो बच्चों, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सेम यूनिट्स होती है। शायद आपको याद हो, वर्क और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, दोनों की ही यूनिट जूल होती है। तो अगर हमें निकालना है वर्क की डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन से डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क की डायमेंशन निकालनी है, क्योंकि वर्क और एनर्जी की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। तो फोर्स की क्या होती है, m1 L1 T-2 का पढ़ा हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, L1 होती है। देखो बच्चों, कुछ टाइम में आपको याद भी करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन तो याद करके रखो, समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? बाकी धीरे धीरे हो जाएगी, बट फोर्स और एनर्जी की याद करके रखो। ये क्या हो जाएगा, L2 T-2। तो जो वर्क की होगी एनर्जी की सेम होगी। तो LHS में क्या आ जाएगा, LHS की डायमेंशन क्या होगी, बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो। T-2। ध्यान रखना बच्चों, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। वर्क भी जूल होता है, एनर्जी भी जूल होता है। अगर आप नहीं निकाल पाओ किसी कारणवश एनर्जी, तो मतलब जो वर्क की होती है वही होती है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2
T-2। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन होती है m1 L2 T-2। रट्टा मार लो अच्छे से, अभी घर पे रुक के, ठीक है। अब हमें RHS की निकालनी है, निकालें RHS की। देखो बच्चों, हाफ की कोई डायमेंशन होगी, हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। मास की क्या होगी बोलो बच्चों, m1। L और T तो होगा नहीं इसमें मास के अंदर। वेलोसिटी की क्या होगी बोलो बच्चों, डायमेंशन क्या होगी वेलोसिटी की, बोलो बोलो भाई बोलो बोलो बच्चे बोलो। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी बताओ बच्ची। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, L1 T-1, लास्ट क्लास में बताया था। तो ये क्या आ गया, m1 L1 T-1। अब देखना क्या RHS और LHS की डायमेंशन सेम आ रही है, क्या सेम आ रही है, दोनों डायमेंशन सेम आ रही है, नहीं आ रही। तो आप ये कहोगे एज LHS dimension of LHS is not equal to RHS, the formula is dimensionally or unit wise incorrect। अब जब फॉर्मूला यूनिट वाइज ही करेक्ट नहीं है तो बाकी कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है यूनिट सेम होगी तो ही तो आगे देखा जाएगा शायद फॉर्मूला सेम सही हो या नहीं हो। अगर यूनिट ही अलग आ रही है तो फॉर्मूला वैसे ही इनकरेक्ट है। तो चलो बच्चों, हम आपको भी थोड़ा सा टास्क दे रहे हैं जाते आते एक बस थोड़ा सा। तो क्या टास्क है, अभी आपको करना है ये क्वेश्चन, प्रूफ करो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, प्रूफ करो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये आपका टास्क है अभी का। चलो बच्चों हम ये करते हैं। देखो LHS में तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो m1 L2 T-2 ही जाएगा, और RHS में ये है तो हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। मास की क्या होगी, m होगी। वेलोसिटी की क्या होगी, L1 T-1 होगी और उसका स्क्वायर होगी। करें बच्चे इसको, क्या करूं बच्चे बताना, क्या कैसे करें आगे बताओ। ये मल्टीप्लाई कर दे पावर L2 T-2, ये हो जाएगा m1 L2 T-2। क्या RHS LHS की डायमेंशन सेम आ रही है या नहीं आ रही, क्या ये डायमेंशनली सही है या नहीं सही है, डायमेंशनली करेक्ट है या यूनिट वाइज करेक्ट है या नहीं करेक्ट है फॉर्मूला। तो आप लिखोगे द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो बच्चों, किसी फॉर्मूले में अगर जो चीज़ें इक्वेट हो रही हैं उनकी यूनिट ही अगर सेम ना हो तो कहाँ से बात बनेगी। अब जैसे आप लिख दो 10 kg इज इक्वल टू 10 लीटर, क्या ये सही फॉर्मूला बन रहा है, बोलो बच्चों बोलो। ये 10 kg यूनिट ही इक्वेट, जिस चीज़ को इक्वेट करो उसकी यूनिट ही अगर सेम नहीं हुई तो फॉर्मूला कहाँ से सही होगा।